नमस्कार दोस्तों। चौधरी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर जूलॉजी और जूलॉजी में भी सेकंड पेपर में जो फर्स्ट यूनिट हमारी है, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है सेल बायोलॉजी, उसके ऊपर। तो सेल बायोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि सेल क्या होती है। सबसे पहले फिर हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि सेल क्या है। चलिए देखते हैं। अगर बात की जाए सेल, तो सबसे पहले है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, यानी कि जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। अब जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या बेसिक यूनिट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी अगर बोली जाए तो उनकी जो बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कि वो जीव कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। यानी कि सबसे पहले ये सेल है, इसी से कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बना है। इससे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रत्येक जीव एक सूक्ष्मतम इकाई से बना है और उस इकाई को बोलते हैं सेल। प्रत्येक जीव एक सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट इकाई यानी यूनिट से बना है और इस यूनिट को बोलते हैं सेल। सेल के अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन यानी स्वतः जनन की क्षमता होती है। कैसे? आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपके चोट लगती है या आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट लगता है, तो वो कट ऑटोमेटिक हील हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक हील कैसे हो है कि वहां की जो सेल थी, उस सेल में जब खुद में सेल्फ रिप्रोडक्शन या स्व जनन जब होगा, तभी तो वो अपने जैसी सेल बनाकर उस जख्म को या उस घाव को हील कर लेती है, यानी ठीक कर लेती है। तो स्वतः जनन की इकाई होती है। इसमें एक चीज अगर हम और देखें, क्या कि जो सेल की स्ट्रक्चर क्या है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो इसकी जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, ये एक बेसिक चीज हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं क्या कि सेल की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी 1665 ईस्वी के अंदर, 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक ने। एक है हमारा साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने किसकी खोज की थी? एक हमारे साइंटिस्ट कौन से हैं? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे जो है उन्होंने खोज की थी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज की थी। ठीक है जी, ये चीज हमने देखी। उसके बाद में एक साइंटिस्ट का नाम आता है ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक, इन्होंने क्या किया था? 1674 के अंदर जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, या इसकी इसका अध्ययन किसने किया? अध्ययन किसने किया या इसको देखा किसने? वो कौन था हमारा सबसे पहले? वो हमारे सबसे पहले थे ल्यूवेन हॉक। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन जी ने कैसे इसको देखा था। देखिए, उन्होंने क्या है, माइक्रोस्कोप में, इसकी बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने जब इसकी खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने ब्राउन ने सॉरी हुक ने खोज की, तब उन्होंने क्या था, माइक्रोस्कोप से उन्होंने किसको देखा था? कोरक। कोरक की एक सेक्शन काटा उन्होंने, एक पतला सेक्शन लिया, थिन सेक्शन लिया। उस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने देखा था, तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी नेस्ट की तरह उनको इस हिसाब से कुछ यूं, जो बी नेस्ट आपने देखा होगा किस हिसाब से बना होता है, वैसे उनको उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स देखी, यानी ऐसे उनको कुछ उसके अंदर क्या थे, कोष्ठ दिखे, है ना।
तो उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया था, सेल नाम दिया था। उनको बोला था सेल या कोश, जो ऐसे बॉक्स दिखे थे उनको। यानी कि ये एक तरह से क्या आ गया, ये एक तरह से एक छोटे कमरे की तरह है, लिटिल रूम की तरह। सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। इसके बाद में ये उनकी स्टडी जो थी, ये रॉबर्ट हुक की एक बुक थी। रॉबर्ट हुक की एक बुक थी। कौन सी उनकी बुक थी, उसका नाम था माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया बुक के अंदर ये पब्लिश हुआ था 1674 के अंदर। ठीक है। अब हमने देख लिया केंद्र की। एक थी प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य, इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। इसने की थी, डुजार्डिन ने की थी। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि प्लांट सेल, प्लांट सेल की अगर बात करें तो स्लाइडेन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था। उसके बाद में अगर गोल्जी बॉडी की बात की जाए, या गोल्डी अपरेटस, तो एक साइंटिस्ट थे। कौन से थे, कैमिलो गोल्जी, उन्होंने खोजा था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए प्रोमेटीन का पता किसने लगाया था, किस कौन क्या चीज, प्रोमेटीन। प्रोमेटीन का पता लगाया था फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है उन्होंने। और क्रोमोसोम का जो नोमेनक्लेचर, वो वोल्टेयर एक साइंटिस्ट थे। कौन से, वाल्डेयर। इन्होंने क्या नाम के लिखा था, इन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम, गुणसूत्र नाम इन्होंने दिया था। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें देखते चलेंगे। जैसे एक और देख लो आप, कि आपसे पूछ ले कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो ये नाम है, ये किसने दिया था, वो शिम्पर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। लाइसो, लाइसोसोम अगर पूछा जाए, इसकी खोज की थी डी डवे, डी डवे ने। राइबोसोम, राइबोसोम इसकी खोज पूछी जाए तो वो की थी जीई पैलेट ने। जीई पैलेट ने की थी। इसी तरह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज पूछी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले की थी रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान ने की थी। और इन्होंने इसको सबसे पहले नाम दिया था बायो ब्लास्ट। क्या नाम दिया था, बायो ब्लास्ट। ठीक है, इन्होंने नाम दिया बायोब्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया को, या बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था बेंडा ने। बेंडा एक साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर हमसे कोई पूछे कि सेल क्या होती है, तो कई बार क्या होता है कि ये एक जीव है, जीवन की जो भी क्रियाएं होती है ये एक इस सिंगल सेल के अंदर ही होती है। तो ये तो होते हैं यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय, जैसे हमारा अमीबा है। ठीक है। एक होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि संपूर्ण क्रियाएं करने के लिए एक सिस्टम काम करता है। उस सिस्टम में बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर कार्य करती है, तो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी कि एक सिंगल ही सेल है तो दैट इज यूनिसेलुलर अमीबा। एक से ज्यादा सेल है, बहुत सारी सेल मिलकर एक साथ एक सिस्टम की तरह काम करती है, लाखों सेल मिलकर दो मल्टी सेलुलर है। जैसे आप ह्यूमन को ले सकते हो, ह्यूमन मल्टी सेलुलर है। ठीक है जी, ठीक है। अब कुछ कोशिकाएं छोटी होती है,
कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है ना। तो इसमें एक थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि ये कुछ माइक्रोन से लेकर कुछ एमएम तक हो सकती है। अगर सबसे सूक्ष्म या सबसे छोटी सेल पूछे तो वो है 0.1 माइक्रोन। और 0.1 माइक्रोन की ये सेल किसकी है? ये है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की। अगर सबसे बड़ी सेल पूछे तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये कितना है? 170 mm का। एक एग जनरली सभी ने देखा है, एग जनरली सभी का देखा हुआ है एग। उस एग के अंदर एक येलो पार्ट होता है, उस येलो पार्ट को हम कहते हैं योक। और ये जो योक है ये एक सेल है, यानी कि ये जो योक होता है ये योक सेल होती है। असल में योक क्या होता है? सेल होती है। और ये योक ही तो आगे एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। यानी योक खुद में क्या है? एक सेल है। ठीक है, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं, एक आती है हमारी सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सेल थ्योरी दी किसने थी? इसको देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो दो साइंटिस्ट थे। कौन से? एम जे श्लीडेन, SCHLEDINE, स्लीडेन। और एक थे हमारे थियोडोर स्वान। यानी कि स्लीडेन और स्वान ने 1838, है ना, स्लीडेन ने तो 1838 में दी थी, 1838 में स्लीडेन ने दी थी, और 1839 में स्वान ने दी थी। यानी स्लीडेन और स्वान दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी थी। इसमें क्या होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी या प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है सेल से बना होता है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग इन लिविंग थिंग्स। ऑल न्यू सेल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि प्रत्येक जीव शरीर एक कोशिका का बना है। दूसरा, प्रत्येक कोशिका पूर्वत यानी पहले से जो सेल्स है उनसे मिलकर बनी होती है। और कोशिका की उत्पत्ति, सेल की जनरेशन जिस मैकेनिज्म से हुई है उस मैकेनिज्म में मेन जो फंक्शन है, मेन जो फंक्शन है वो किसका है? न्यूक्लियस का है, जिसको बोलते हैं केंद्रक। यानी कि सेल थ्योरी क्या कहती है? प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई, सेल्फ रिप्रोडक्टिंग, स्व जनन वाली इकाई है। और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है और एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में स्थित कोशिकाओं से ही होती है, और जिस क्रिया के द्वारा होती है उसमें मेन फंक्शन केंद्र का। अब इस सेल थ्योरी के कुछ अपवाद भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? इसके एक्सेप्शन में देखो, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद। इसके अपवाद की जब बात करते हैं उसमें आता है कि ये सेल थ्योरी है ना, ये एक कोई अ, सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक फैक्ट है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक फैक्ट है। इसके कुछ ये बोल सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं। देखिए, जैसे वायरस की अगर बात करें तो वायरस एक सेल है, परंतु ये खुद जीवित नहीं रह सकता। इसको जीवित रहने के लिए एक होस्ट बॉडी चाहिए। ये उस होस्ट बॉडी में ही खुद को एक्टिवेट करते हैं। यानी कि विषाणु, यानी कि इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन कौन आ गया? एक तो वायरस, क्योंकि इनमें कोई सेल नहीं होती है, वायरस में कोई सेल नहीं होती है। ये पैरासाइट्स, पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में रहते हैं।
और उनको जब कोई होस्ट मिलेगा तभी ये अपने आप को एक्टिव करते हैं, नहीं तो ये निर्जीव रहते हैं। और वायरस ऐसे प्राथमिक माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव हैं जो सेल की अवस्था तक नहीं पहुंचे, है? जो सेल की अवस्था तक नहीं पहुंचे, यानी कि वायरस एक सेल नहीं है। तो ये चीज होगी। अब उसके बाद में हम एक चीज देखते हैं, सेल सेल एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है। वैसे सेल टाइप की अगर बात करें, वैसे अगर सेल टाइप्स देखें तो दो टाइप की सेल होती है, एक होती है प्रोकैरियोट और एक होती है यूकैरियोट। अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सी प्रोकैरियोट होती है और कौन सी यूकैरियोट होती है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। जब हम इसकी बात करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो आप देखिए प्लांट सेल के अंदर हमें मिलेगी सेल वॉल। प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगी, प्लांट सेल के अंदर हमें मिलेगी सेल वॉल। प्लांट सेल में हमें मिलेगी सेल वॉल। उस सेल वॉल के अंदर हमें मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। उसके बाद में आप देखिए कि लाइसोसोम इसमें है, इसमें भी लाइसोसोम है। गोल्जी अपरेटस इसके अंदर भी है, गोल्जी अपरेटस आपको इसमें भी मिलेंगे, गोल्जी वेसाइकल्स भी मिलेंगे। साइटोप्लाज्म इसमें भी है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है, न्यूक्लियस वहां भी है, न्यूक्लियोलस भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलती है ना, राइबोसोम भी मिलते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइजोम है तो उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइजोम नहीं है तो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रतव्य जालिका, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है और आपको इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और और क्या देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन आ गई, और है ना, इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, जबकि आपको एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। बाकी राइजोसोम प्रोक्सिसोम ये सब इनके अंदर है। प्रोक्सिसोम ये रहा, प्रोक्सिसोम इसमें भी रहा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइजोसोम, वैक्यूल्स और सेंट्रोसोम्स, है ना, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें भी ये रहे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ गए, ग्रेन्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। एक ये एमाइलोप्लास्ट, ये एनिमल सेल में होता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ गए, न्यूक्लियर राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, ये सारे एक जगह पे, यानी कि मेन क्लोरोप्लास्ट ओनली हमें प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमारी दो तरह की सेल, एक होती है प्रोकैरियोट और एक होती है यूकैरियोट। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोट जो हमारी सेल है, बात की जाए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल की अगर हम बात करें, तो देखिए एक होगी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, एक होगी हमारी यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यानी कि ये आदिम कोशिका है, और ये एडवांस्ड सेल है, ये एडवांस्ड है। ये प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियस अच्छे से नहीं मिलेगा, इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस मिलेगा आपको। ठीक है, इधर अगर हम बात करें क्या, कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिका, झिल्ली युक्त कोशिका मतलब ऐसे ऑर्गेनिल्स नहीं मिलेंगे जिनमें मेम्ब्रेन होती है, जबकि यहाँ ये मिलेंगे, झिल्ली युक्त कोशिका मिलते हैं। इनमें माइटोसिस होगा, इनमें मियोसिस होगा, इनमें माइटोसिस नहीं होता है। इनमें माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। और इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है, हरित लवक, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपको मिल जाएगा।
इसमें इनमें एक याद रखना, इनमें 70s राइबोसोम मिलते हैं और इनमें कौन से मिलेंगे, 80s राइबोसोम। अच्छा, इनकी अगर बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होगी। इसकी अगर बात करें तो सेल वॉल मोटी होगी। अच्छा, इसमें अगर देखें हम क्या, इसमें प्रो और यू, अगर इसके अंदर हम देखें तो इसमें फ्लैजिला जो होता है 9+2 अवस्था में नहीं मिलेगा। फ्लैजिला तो होगा बट 9+2 में नहीं मिलेगा। इसमें फ्लैजिला होगा जो 9+2 अवस्था में मिलेगा। तो एक ये वाली बात याद रखनी है। एक थोड़ी सी इसमें याद होगी, इसमें 80s राइबोसोम थे, इसमें 70s राइबोसोम थे। ठीक है, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या देखें, और इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें रिक्तिका या जिसको वैक्यूल कहते हैं वो नहीं होती है, जबकि इसमें रिक्तिका हमें मिलती है। इनमें अगर देखें तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा और यूकेरियोट में लैंगिक जनन होगा। और इनमें अगर देखें तो इनमें होता है विखंडन, या आपका इसमें हो सकता है मुकुलन। ये और अगर इनकी बात करें, यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकेरियोट में हमें क्या मिलता है, यूकेरियोट में हमें क्या मिलेगा, हाँ? बात करें थे यूकेरियोट में हमें क्या मिलेगा, इसमें मियोसिस माइटोसिस होगा। इनमें प्रोकैरियोट में विखंडन होगा, मुकुलन यानी कि फिजन, और आपका कौन सा ये बडिंग होगी, और इधर मियोसिस माइटोसिस होगा। ठीक है, ठीक है जी। आगे देखिए, आगे अगर एक चीज देखी जाए तो इसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम होगा। इसमें अगर बात करें तो आपके मल्टीपल होंगे, मल्टीपल क्रोमोसोम होंगे इसमें यूकेरियोट में। तो ये कुछ चीजें होती है। इसके अलावा अगर हमें कोई क्या चीज ये पूछ ले क्या कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमसे कोई पूछ ले, तो सेल स्ट्रक्चर अब हम एक एनिमल की देखते हैं। अगर इसमें प्लांट कोशिका की देखेंगे तो उसमें सेल वॉल आ जाएगी बाहर। तो उसमें हमने क्या देखा, उसमें इसमें सेंट्रोसोम होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियोलस होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, राइबोसोम होगी, और इसमें क्या होंगे, लाइसोसोम होंगे, और इसमें क्या होगा, वैक्यूल्स होगी, और इसमें क्या होगा, और इसमें गोल्जी अपरेटस होंगे, गोल्जी बॉडी होगी, और इसमें क्या होगा, ये सारे किस में रहेंगे, साइटोप्लाज्म में कोशिका अंदर में। तो अब आगे की क्लास में हम एक एक पार्ट उठा के चलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, कैसे बनी होती है, क्या काम करती है, राइबोसोम क्या होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक थोड़ा इसको तैयार करें। ओके।